हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बॉक्स सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी आलोचना। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1540। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां प्रेमचंद 1941, भारत हिंदू युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1541। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वियतराई के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। ऑप्शन बी। नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वियतराई के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। प्रश्न संख्या 1542। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुख अपेक्षितता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेज उद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखाना ही इतिहास है। प्रश्न संख्या 1543। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए, प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्वेयर कामुआ पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नसीरा शर्मा की कृति और सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा की तथा खाटी घरेलू औरत ममता कालिया की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 1544। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976 ईस्वी के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 1545। महिला रचनाकार की कृतियों अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के डंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? ममता कालिया की। महिला रचनाकार की कृति अपनी संवेदना,
शीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के डंडे ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन ममता कालिया का है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह छुटकारा, एक आदत औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जहां अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नई सदी की पहचान। प्रश्न संख्या 1546। साहित्य आलोचना के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास है। इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं भाषा विज्ञान 1927, हिंदी भाषा विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। प्रश्न संख्या 1547। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं, कृष्णा सुबाती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कृष्णा सुबाती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियवंदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि। प्रश्न संख्या 1548। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? ऑप्शन सी नहीं मिला है। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास को मिला है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जैसी को स्थान नहीं मिला। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों का स्थान दिया गया है। पहला गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा महाकवि देवदत्त देव, चौथा बिहारी लाल, पांचवा त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, छठा महाकवि केशवदास, सातवां कबीरदास, आठवां महाकवि चंद्रवरदाई, नौवां भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। प्रश्न संख्या 1549। काव्यानी एक पुनः विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1961। काव्यानी एक पुनः विचार कृति का प्रकाशन 1961 में हुआ। काव्यानी एक पुनः विचार आलोचनात्मक कृति के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 तथा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्या, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण तथा कला की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1550। मुक्तिबोध रत्नावली का संपादन किया? ऑप्शन डी नेमिचंद्र जैन। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमिचंद्र जैन ने किया। नेमिचंद्र जैन प्रमुख प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिवेश, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ का दृश्य, अदृश्य आदि। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपने कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक प्रयोग किया। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है। प्रश्न संख्या 1551। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी को।
आचार्य नंदलाल वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी एवं समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। नंदलाल वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंदलाल वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नई कविता 1973, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन एवं समीक्षा 1978, हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापिका आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्य आलोचना, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 1552, कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। कृति और कृतिकार का संगत सुमेलन। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नया साहित्य नए प्रश्न नंदलाल वाजपेयी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 1553, रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमित चंद्र जैन। प्रश्न संख्या 1554, असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, संगत विकल्प में बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की वाग विभूति, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना है। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा का रचनाकार का संगत विकल्प है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्य साहित्य तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा। देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। यह रचना देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है इस विवाद के संबंध में लिखी गई। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रामाणिक है। प्रश्न संख्या 1555, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसे माना है। ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा को। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा को माना है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976, निराला की साहित्य साधना 2 1972, निराला की साहित्य साधना 3 1976, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। प्रश्न संख्या 1556, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी आलोचनाएं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965 आदि। डॉक्टर नागेंद्र को तथा रामचंद्र शुक्ल को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है।
नंदलाल वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। प्रश्न संख्या 1557। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजकपूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। उक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1558। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। उक्त कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा। क्रांतिकारी कवि निराला, साहित्य का समाजशास्त्र आलोचना ग्रंथ, काई चेहरे के बाद, कहानी संग्रह, लहरें और कागर, पंचाली, कुंती उपन्यास बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1559। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन बच्चन सिंह का है। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों के कथन। आचार्य शुक्ल का कथन गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह का कथन कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और अर्थातवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 1560। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का। और वायु कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंड में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्व का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ माधव ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। प्रश्न संख्या 1561। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त कथन को कहा। जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है तथा मलयज मूलतः कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों के दो संग्रह कविता से साक्षात्कार 1979 एवं संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में प्रकाशित है।
प्रश्न संख्या 1562। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहु वस्तु स्पर्धनी प्रतिभा है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ऑप्शन सी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित स्थापनाएं हैं। निराला ने बहु वस्तु स्पर्धनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर है उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। प्रश्न संख्या 1563। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। पहला प्रेमचंद और उनका युग। दूसरा भारत की भाषा समस्या। तीसरा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। और चौथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। भारत की भाषा समस्या 1978 ईस्वी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। इन सभी रचनाओं का लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 1564। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना भी अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतना ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितने ही पूर्ण परिणति होगी उतना ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 1565। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा कबीर। तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। चौथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। रचना और प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। कबीर 1941। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1566। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। ऑप्शन डी। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करते या तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न है। भावुकता का महत्व।
विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार के साहित्यिक सत्य, असत्य, विवेक, बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। प्रश्न संख्या 1567, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन सी को नहीं कहा जा सकता। अंबिका दत्त, व्यास, बालकृष्ण भट्ट और श्रीनिवास दास यह भारतेंदु युग के आलोचक हैं। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्य आलोचना 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1927 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1568, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिनमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 1569, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? भारत, इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति है। प्रमुख कृतियाँ: नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, काव्यानी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 1570, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इनके कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है: प्रेमचंद 1941, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, निराला की साहित्य साधना 1 जीवनी 1969, निराला की साहित्य साधना 2 आलोचना 1972, निराला की साहित्य साधना 3 पत्राचार संग्रह एवं बृहद भूमिका 1976 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1571, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1949, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी आदि महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 1572, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा? रामविलास शर्मा।
भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1986 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक है। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी तथा परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी इसकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 1573 ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा के पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। प्रश्न संख्या 1574 देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र की है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि माना गया। प्रश्न संख्या 1575 निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से हुआ, जबकि विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से ही मानी जाती है। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतःप्रवृत्ति की छानबीन की और ध्यान सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभव उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। प्रश्न संख्या 1576 विद्यापति की कविता का अष्टपाद्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंकित के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का अष्टपाद्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उक्त पंक्तियों के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह है। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। प्रश्न संख्या 1577 इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए, या किसका कथन है? ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को साधुकर्णी कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। प्रश्न संख्या 1578 छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। छायावाद 1955 ईस्वी आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है।
इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग 1952, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 1962, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी आदि। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। प्रश्न संख्या 1579, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देशता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकर को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग जो खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर कवि भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। प्रश्न संख्या 1580, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है या किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोचक तथा उनके कथन निम्न है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपना साहित्य को नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। प्रश्न संख्या 1581, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय। भक्तिकालीन प्रवृत्ति के उद्भव के संदर्भ में उक्त कथन बाबू गुलाब राय ने कहा। भक्ति युग के आविर्भाव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष या दास जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जबकि मुसलमान उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, मुसलमानों के अत्याचार से अधिभक्ति की भावधारा को ही उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। प्रश्न संख्या 1582, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छृंखल आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरिक्त से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य संबंधी उपयुक्त अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। द्विवेदी जी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है। सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कबीर 1941 ईस्वी आदि। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल के सर्वप्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र आदि। प्रश्न संख्या 1583, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता। कविता की यह परिभाषा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 और मृत्यु 1938 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। काव्य मंजूषा, सुमन, कन्याकुब्ज, अबला, विलाप, देवी स्तुति शतक, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश का जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतुल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न ही सब क्रियाओं की गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना। आधुनिक युग में हिंदी आचार्य व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत का कथन, कवि संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्ति, मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय का कथन, प्रश्न संख्या 1584, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत निष्ठ हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, पहला प्रांजल व्यवहारिक भाषा और दूसरा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, आलोचनात्मक रचना, सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, सहज साधना आदि। निबंध संग्रह शोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 1957, कल्पलता 1971, कूटज 1964, आलोक पर्व 1972, विश्व के दंश
साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि। उपन्यास बनभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुरनवा 1973, आनाम दास का पोथा 1976। प्रश्न संख्या 1585, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है। दिनकर। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। दिनकर की प्रमुख कवि कृतियाँ हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छाँव, धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरि नाम, परशुराम की प्रतीक्षा। अन्य आलोचना कृतियाँ, कवि की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। प्रश्न संख्या 1586, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने के श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है। राजेंद्र यादव को। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ है। आदमी के निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। प्रश्न संख्या 1587, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी। बालकृष्ण भट्ट से। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची सम आलोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 1588, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। रसात्मक शब्द अर्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। कथन डॉक्टर नागेंद्र का। प्रश्न संख्या 1589, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसका है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 1590, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति है प्राचीन भाषा नाटक, प्रगति और प्रभाव इत्यादि। प्रश्न संख्या 1591, कविता की तीसरी आँख के रचनाकार है प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आँख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ कालयात्री है कविता, संवाद, रचना एक यातना है, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, शमशेर बहादुर सिंह मैं चलूँ कृति सी आगे आगे आदि, अनित्य, उसके हिस्से के धूप, चितकोबरा आदि मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 1592, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। आधुनिक काल। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में
भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 1593। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र की। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न है। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, चेतना के बीम, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, देव और उनकी कविता, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति इत्यादि है। प्रश्न संख्या 1594। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? पूरनदास की। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका के रचनाकार पूरनदास हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों का नाम असंगत है। प्रश्न संख्या 1595। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम नामवर सिंह है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ छायावाद, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज आदि। अन्य तीनों ग्रंथ रामविलास शर्मा के हैं। प्रश्न संख्या 1596। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रश्न संख्या 1597। आत्मा राम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया। अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद आचार्य द्विवेदी जी ने स्वर्गो नरक ठेकान नाही शीर्षक से कल्लू अल्लाहित छद्म नाम से इनका जवाब दिया। प्रश्न संख्या 1598। आदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। आचार्य शुक्ल द्वारा यह धारणा कथन प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 1599। रचना आदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रचना आदि जीवन के अर्थ का विस्तार
करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आचार्य शुक्ल ने लिखा, सम आलोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक संस्कृति चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 1600, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? डॉक्टर नागेंद्र की। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई साहित्य का समाजशास्त्र इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 1601, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन डी को नहीं रखा जा सकता, जबकि शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा यह तीनों मार्क्सवादी समीक्षक के श्रेणी में आते हैं। जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रख जा सकता है, क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 1602, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना प्रारंभ हुआ? नाटक से। नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 1603, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? चंद्रकांता देवतल्ले। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांता देवतल्ले ने लिखी। चंद्रकांता देवतल्ले की प्रमुख कृतियाँ हड्डियों में छिपा जुएर, दीवारों पर खून से, लक्कड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय आदि। प्रश्न संख्या 1604, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि कहा। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथ। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना आदि। शिवदान सिंह चौहान की रचना प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्य अनुशीलन आदि। रंगे राघव की रचना काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य अर्थात और प्रगति आदि। मुक्तिबोध की रचना काव्यानि एक पुनः विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना नई हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा। प्रश्न संख्या 1605, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं?
श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनकी अन्य रचनाएं नागरे वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्य आलोचना 1922, भाषा विज्ञान 1929, भाषा रहस्य आदि। लेखक और रचना गुलाब राय की रचना नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना वर्णमय विमर्श, कन्हैया लाल पोद्दार की रचना काव्य कल्पद्रुम। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए यह आपके लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।